कल्पना कीजिए कि एक ऐसी विशाल दीवार है जिसे जिसे भेदने की कोशिश में कई पीढ़ियां गुजर गईं, हम्म। जो बाहर से देखने पर इतनी ठोस लगती है कि उसका गिरना लगभग असंभव सा लगता है। लेकिन फिर एक दिन महज कुछ घंटों की मतगणना होती है और वो दीवार ताश के पत्तों की तरह ढहने लगती है। बिल्कुल। और टीवी स्क्रीन्स पर जो वो लाल और हरे रंग के आंकड़े तेजी से बदलते हैं ना, हम्म, वो सिर्फ हार जीत नहीं होती। सही कहा। वो एक पूरे सिस्टम के बदलने का सीधा प्रसारण होता है। तो द डीप डाइव की इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज 4 मई 2026 है। एक ऐसी तारीख जो शायद इतिहास में दर्ज हो जाएगी। हाँ, क्योंकि आज सुबह से ही देश भर के हर न्यूज़ चैनल पर भारत के तीसरे सबसे बड़े राज्य पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास को पलट कर रख देने वाले आंकड़े चल रहे हैं। और सच कहूं तो जब इतने विशाल स्तर पर राजनीतिक जमीन खिसकती है ना, तो उसके पीछे की कहानी से वोटिंग वाले दिन नहीं लिखी जाती। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत गहरी और धीमी प्रक्रिया होती है। आज जो नतीजे हम देख रहे हैं, वे उन बदलावों का परिणाम है जो समाज की सतह के नीचे काफी समय से आकार ले रहे थे। हाँ, इसे सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन कहना शायद इस घटना को बहुत कम आंकना होगा। और इसीलिए आज की इस चर्चा का मकसद सिर्फ खबरें पढ़ना नहीं है। श्रोताओं के लिए जानना दिलचस्प होगा कि आज हमारे पास चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़े हैं। इसके अलावा डीडी न्यूज़, द इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे और एनडीटीवी की विस्तृत रिपोर्ट्स का पूरा डेटा मौजूद है। जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि आज सूचनाओं की जो बाढ़ आई हुई है, जिसे इन्फो ओवरलोड कहते हैं। बिल्कुल, उस शोर से बचना जरूरी है। और मैं स्पष्ट कर दूं कि हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, उसका ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही विरोध। एकदम सही। हम सिर्फ उन मूल स्रोतों और तथ्यों को सामने रख रहे हैं ताकि एक स्पष्ट और निष्पक्ष विश्लेषण हो सके। तो चलिए सीधे आंकड़ों में उतरते हैं। चुनाव आयोग के जो रुझान आ रहे हैं वे किसी भी विश्लेषक को चौंका सकते हैं। 294 सीटों वाली विधानसभा है, जहां बहुमत का आंकड़ा 148 होता है। हाँ, 148 चाहिए। और वहां भाजपा 170 से अधिक सीटों के साथ एक विशाल बढ़त बना चुकी है। मतलब 15 साल तक राज्य पर राज करने वाली टीएमसी महज 90 से 100 सीटों के बीच संघर्ष कर रही है। और इसमें एक सबसे बड़ा आंकड़ा जो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो है मतदान का प्रतिशत। ऐतिहासिक 92.47% मतदान। बिल्कुल। जब 92% से ज्यादा वोटिंग होती है तो वो एक चीख की तरह होती है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट एक बहुत ही दिलचस्प भौगोलिक बदलाव दिखाती है। प्रेसिडेंसी रीजन, जिसमें कोलकाता और हावड़ा आते हैं, जो कभी टीएमसी का एकदम अभेद्य गढ़ माने जाते थे, वहां भाजपा पिछली बार 0 पर थी और इस बार सीधे 55 सीटों तक पहुंच गई है। 0 से 55। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? टीएमसी का जो 15 साल का अभेद्य किला था, जिसने खुद 34 साल पुराने वामपंथी किले को ढहाया था, उसे भाजपा ने कैसे क्रैक कर लिया? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसके पीछे एक बहुत सोची समझी जमीनी इंजीनियरिंग है। एनडीटीवी की रिपोर्ट ने एक 5M फॉर्मूले का जिक्र किया है। 5M? हाँ, मुस्लिम, महिला, माइग्रेंट्स यानी प्रवासी, मतुआ और मशीनरी। मैं यहाँ थोड़ा रोकना चाहूंगा। 5M सुनने में एक बढ़िया कैच फ्रेज लगता है, लेकिन जमीन पर इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है? मतलब महिला वोटर तो हमेशा से टीएमसी का सबसे मजबूत आधार रहा है ना, वहां सेंध कैसे लगी? ये बहुत सटीक सवाल है। मैकेनिज्म को समझें तो टीएमसी का ढांचा कल्याणकारी योजनाओं के जरिए महिलाओं से जुड़ा था, लेकिन भाजपा ने इस बार महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार के नैरेटिव को बहुत गहराई से जोड़ दिया। अच्छा। तो उसका मतलब है भाजपा ने पन्ना प्रमुखों की एक आक्रामक फौज तैयार की। उसने टीएमसी के स्थापित नेटवर्क को सीधे टक्कर दी। और बाकी के एमएस जैसे मतुआ और मुस्लिम वोट? मतुआ समुदाय नागरिकता के मुद्दे से बहुत गहराई से जुड़ा है। वहां भाजपा ने अपनी पकड़ मजबूत की और मुस्लिम वोट बैंक, जो पहले एकमुश्त टीएमसी को जाता था, इस बार स्थानीय दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के खड़े होने से वोटों का बंटवारा हो गया, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिला। बिल्कुल। लेकिन क्या ये सिर्फ गणित और एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर है? द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि बंगाल का अपना एक कोड है, एक गहरी सांस्कृतिक पहचान। रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा ने अपने राष्ट्रीय एजेंडे को टैगोर और विवेकानंद जैसे स्थानीय प्रतीकों के साथ इतनी गहराई से गूंथ दिया कि वो लोगों को बाहर का विचार लगा ही नहीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। राजनीति सिर्फ आंकड़ों से नहीं चलती, भावनाओं से चलती है।
भाजपा ने सिर्फ डबल इंजन सरकार या आयुष्मान भारत जैसी रुकी हुई योजनाओं का वादा नहीं किया। हाँ, आर्थिक वादों से आगे बढ़कर कुछ किया। बिल्कुल, उन्होंने बंगाली अस्मिता को अपने तरीके से पेश किया। और यही भावनाएं हमें जमीनी चेहरों में भी दिखती हैं। पानीहाटी सीट का उदाहरण ले लीजिए। आजीकर अस्पताल पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ वहां सिर्फ बढ़त बनाए हुए हैं। एक बहुत ही भावनात्मक मुद्दा। हाँ। और दूसरी तरफ हुमायूं कबीर जैसे नेता जो बाबरी मस्जिद नाम विवाद से जुड़े रहे हैं, वो भी अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, मतदाता बहुत ही गहरी और कभी-कभी विरोधाभासी भावनाओं के आधार पर वोट करता है। और यहाँ बात वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस पूरी लहर में जो सबसे बड़ा चेहरा उभर कर आया है, शुभेंदु अधिकारी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है। एकदम सही। मतलब जो व्यक्ति कभी टीएमसी का सबसे बड़ा रणनीतिकार था, आज वही उस किले को ढाने का सबसे बड़ा कारण बन गया है। नंदीग्राम और ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर में उन्होंने जो टक्कर दी है, वो हैरान करने वाली है। शुभेंदु अधिकारी का जो प्रभाव है ना, वो वास्तव में एक केस स्टडी है। डीडी न्यूज को दिए उनके बयानों को देखें तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि जीत सिर्फ सत्ता विरोधी लहर से नहीं मिली। तो और क्या कारण रहे? उन्होंने हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण पर जोर दिया, विशेषकर महिलाओं के। इसके अलावा आदिवासी वोट और, जैसा हमने पहले बात की, मालदा मुर्शिदाबाद जैसे अल्पसंख्यक बहुल जिलों में विपक्ष के वोटों का विभाजन। और जब टीएमसी ने उन पर इनसाइडर बनाम आउटसाइडर का ठप्पा लगाने की कोशिश की, तो उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आगे कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जो पार्टी एक बंगाली हिंदू ने बनाई है, वो बाहरी कैसे हो सकती है। ये एक ऐसा तर्क था जिसका कोई सीधा काट नहीं था। हाँ, और अब जब नई सरकार का गठन होना है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। शुभेंदु अधिकारी का नाम तो जाहिर तौर पर सबसे आगे है ही। ईटी की रिपोर्ट भी यही कहती है, लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेता है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव और हरियाणा में नायब सिंह सैनी की तरह अचानक से कोई नया चेहरा। बिल्कुल, ये उनका एक्स फैक्टर है। हालांकि संभावित नामों में दिलीप घोष का नाम भी है, क्योंकि संगठन पर उनकी पकड़ मजबूत है। और अग्निमित्रा पॉल का भी तो जिक्र है। आसनसोल दक्षिण से वो बढ़त पर हैं और पार्टी का प्रमुख महिला चेहरा है। हाँ, और अगर शहरी और नीतिगत पकड़ की बात करें तो स्वपन दास गुप्ता और पापिया अधिकारी के नाम भी चर्चा में है। जो भी नया मुख्यमंत्री बने, उसके सामने नई नीतियां लागू करने की एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन कोई भी बड़ा चुनाव विवादों के बिना खत्म नहीं होता। और ममता बनर्जी के जो दावे आए हैं, वो दावे बहुत ही गंभीर हैं। हिंदुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी की रिपोर्ट्स के अनुसार ममता बनर्जी ने एक वीडियो संदेश में दावा किया है कि लगभग 100 स्थानों पर मतगणना रोकी गई है। उन्होंने ईवीएम में विसंगतियों की बात की, खासकर कल्याणी जैसे इलाकों में। और सबसे बड़ा आरोप ये था कि स्ट्रांग रूम्स में जानबूझकर लोड शेडिंग यानी बिजली कटौती की गई ताकि सीसीटीवी बंद हो जाएं। और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि डरो मत, सूर्यास्त के बाद तुम जीतोगे। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, चुनाव आयोग का इस पर क्या रुख है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने इसका स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने बताया कि लोड शेडिंग एक सामान्य तकनीकी बात है, क्योंकि वहां पावर बैकअप मौजूद होते हैं, मतलब जनरेटर्स वगैरह। बिल्कुल, और त्रिस्तरीय सुरक्षा होती है, सीएपीएफ की तैनाती है, इसलिए छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। चुनाव आयोग का तकनीकी जवाब अपनी जगह है, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR यानी सिर का भी है। 90 लाख मतदाताओं के नाम हटने वाला मुद्दा। हाँ, टीएमसी का दावा है कि 90 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, और ये सीधा उत्पीड़न है। क्या ये सिर्फ हारने के बाद की प्रतिक्रिया है, या ये किसी गहरी ढांचागत खामी की ओर इशारा करता है? देखिए, ये एक जटिल प्रक्रिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि SIR के तहत डुप्लीकेट वोटर्स या जो लोग अब वहां नहीं रहते, उनके नाम हटाए गए हैं, लिस्ट को साफ करने के लिए। हाँ, लेकिन टीएमसी का आरोप है कि ये एक खास जनसांख्यिकी को निशाना बनाकर किया गया है। और इसी गहमा गहमी के बीच चुनाव आयोग ने 21 मई को फलता निर्वाचन क्षेत्र की सभी 285 सीटों पर पुनर्मतदान का भी आदेश दिया है। तो मतलब जहां उन्हें गड़बड़ी लगी वहां उन्होंने एक्शन भी लिया है। बिल्कुल। तो अब जब हम इस चर्चा के निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, आइए मुख्य बातों को समेटते हैं। पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद पहली बार भाजपा सरकार बनने की संभावना ऐतिहासिक है। और ये सिर्फ एक राज्य का बदलाव नहीं है, इसका राष्ट्रीय स्तर पर बहुत गहरा असर होगा, विशेषकर विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक के भविष्य पर। निश्चित तौर पर।
और अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो निवेशकों और शेयर बाजार के लिए ये एक राजनीतिक स्थिरता का संकेत है। वो डबल इंजन वाला फायदा। हाँ, लेकिन जमीनी स्तर पर यह देखना बाकी है कि विकास की राजनीति का ये नया मॉडल बंगाल की सांस्कृतिक पहचान के साथ कैसे तालमेल बिठाता है। बिल्कुल, और इसी मोड़ पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। हाँ, अगर बंगाल जैसे राज्य को, जिसकी अपनी एक इतनी गहरी, स्वतंत्र और मजबूत क्षेत्रीय पहचान है, अगर उसे राष्ट्रीय राजनीतिक नैरेटिव में इतनी सफलतापूर्वक पिरोया जा सकता है, तो आगे क्या? हाँ, तो क्या ये भविष्य में भारत की शुद्ध रूप से क्षेत्रीय राजनीति के अस्तित्व के लिए एक चेतावनी है? क्या कोई भी राजनीतिक किला वास्तव में हमेशा के लिए अभेद्य होता है? श्रोताओं को इस पर खुद विचार करना चाहिए। तो इस ज्ञानवर्धक सफर और विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई गहन चर्चा के साथ।